तो हमारा ये बेंडिंग ऑफ बीम टॉपिक है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक रिजिड सपोर्ट है और इसमें एक बीम है, ठीक है। अब ये बीम इसमें यहाँ पे एंड मतलब समझो रुकी हुई है। अब जब इस बीम पे हम यहाँ पर एक वेट लटका के इसको मतलब हैंग करेंगे तो ये क्या करेगी, ये कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी ना। हम्म। इसी को हमको स्टडी करना है कि कितना मतलब जब ये बेंड होगी तो इसमें बेंडिंग मोमेंट कितना क्रिएट होगा और इन सब चीज़ों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ बीम का मतलब ऐसा है या हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एक बीम है और यहाँ पे सपोर्ट है, तो जब हम इस पे वेट लगाते हैं तो ये क्या करेगी, ऐसे बेंड हो जाएगी ना। तो वो जो बेंडिंग है वो कितनी क्रिएट हो रही है उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो बेंडिंग क्रिएट हो रही है इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी रॉड ऐसे बेंड हुई, तो इसका जो बीच में एक हम एक्चुअल में ये बीम है, अगर मान लेते हैं ये बीम हमारी रेक्टेंगुलर शेप की हो, तो हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बीच में एक प्लेन मान सकते हैं ना। इस प्लेन पे जो बीच में प्लेन है इसे हम न्यूट्रल प्लेन कहें। न्यूट्रल प्लेन का मतलब है कि इसमें कोई इलोंगेशन नहीं होगा ना कंप्रेशन। अब जब हम वेट इसमें लटकाते हैं तो क्या होता है, तो देखो क्योंकि ये ऐसे खिंचता है तो देखो ये पार्ट इसका इलोंगेट करता है, ये पार्ट क्या करता है, इलोंगेट elongate। करता है, और ये वाला पार्ट कंप्रेस करता है। अब जब ये इलोंगेट करेगा बाहर की ओर खींचेगा तो इसमें एक मतलब यहाँ पे इलोंगेशन इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अगर हम इलोंगेशन को देखें तो जो सेंटर है, क्योंकि हमने इसको न्यूट्रल पॉइंट कहा है, सेंटर पे जो होता है वो इलोंगेशन जीरो होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की डायरेक्शन जाएंगे वैसे वैसे इलोंगेशन बढ़ेगा। तब अगर हम देखें तो सेंटर पे कोई इलोंगेशन नहीं है, थोड़ा सा ऊपर गए थोड़ा सा इलोंगेशन बढ़ा, थोड़ा और ऊपर गए इलोंगेशन और ज़्यादा हुआ, उससे ऊपर और इलोंगेशन, यानी जैसे जैसे हम सेंटर से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इलोंगेशन क्या होगा, बढ़ेगा। वैसे ही जैसे जैसे हम सेंटर से नीचे आएंगे तो हमारा कंप्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। अभी एक हम फॉर्मूला निकालेंगे उससे हम क्लियर करेंगे कि ये देखो कि इलोंगेशन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे इलोंगेशन बढ़ता है, ठीक है। बढ़ेगा और कंप्रेशन बढ़ेगा नीचे की तो ओर। क्यों देखो सीधी सी बात है, ये ऐसे बेंड हो रही है तो ये पार्ट स्क्वीज हो रहा है, ये पार्ट दब रहा हाँ। है ये वाला, तो इधर हम्म। कंप्रेशन होगा और ये वाला इलोंगेशन होगा, ठीक है। समझ। अब देखो जब यहाँ पे इलोंगेशन होगा इस पार्ट में हाँ। तो यहाँ पे जो मतलब मटेरियल का खुद का, देखो जब भी किसी बॉडी को हम खींचते हैं ठीक है, तो जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हमने जब स्ट्रेस की डेफिनेशन बताई थी तो ये बताया था, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हाँ पर यूनिट इंटरनल एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक। तो जब ये पार्ट खींचेगा तो यहाँ पे एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, हम्म। ठीक। तो ऐसे, हाँ। और एक जब ये चीज कंप्रेस होगी तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स बाहर की ओर जनरेट होगा। हम्म। अच्छा, ऐसे फोर्सेस ये तो हमने बिल्कुल एक्सट्रीम पे दिखाया है, ऐसे फोर्सेस हर पॉइंट पे क्रिएट हो रहे हो। मतलब अगर हम यहाँ पे एक प्लेन ले लें ये मतलब न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर तो उसमें भी कुछ ना कुछ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा होगा, और यहाँ पे ले लें तो ये भी कोई ना कोई इस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स नीचे मतलब अंदर की ओर और मतलब ऊपर जो है वो अंदर की ओर, और जो नीचे वाला पार्ट है उसमें बाहर की ओर कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो रहा है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बीम है इस बीम में एक फोर्स, यहाँ पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं, ऊपर और नीचे दोनों जस्ट अपोजिट है, ठीक। तो ये बीम को क्या कर रहे हैं, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ओवरऑल बीम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रोटेट रोटेट करा करने रहे में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। बोलो, हैं। ठीक। अच्छा, ये जो वेट है डब्लू, अगर हम मान लेते हैं बीम का कोई सेक्शन ले लेते हैं ये, ठीक। तो अगर यहाँ वेट डब्लू लग रहा है तो यहाँ भी एक फोर्स डब्लू ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। एक्चुअल में होता ये है कि जब कोई चीज़ किसी पॉइंट पे बंधी होती है, रुकी होती है, और यहाँ पे एक ही फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर एक ही फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे रिजिड सपोर्ट से रुकी हुई है,
तो इसका मतलब ये है कि जितना फोर्स यहाँ लगा रहा है उतना ही रिएक्शन यहाँ अपोजिट डायरेक्शन जनरेट हो रहा होगा, तभी जनरेट ये हो बॉडी रही इक्विलिब्रियम में है, नहीं तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। है, गिर जाती है। हाँ, ठीक है। तो ये जो दो वेट है इधर और इधर, हम्म हम्म ये भी एक टॉर्क क्रिएट कर रहा है और ये टॉर्क इस डायरेक्शन में, ठीक है। हम्म तो ये समझो, मतलब यहाँ पे ये जो वेट है ये क्या कर रहा है, इसे बेंड करने की कोशिश कर रहा है, और जो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहे हैं ये इसे वापस से अपने शेप में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम्म तो ये जो रेड कलर से हमने बनाया है इसी मोमेंट को हम बेंडिंग मोमेंट कहेंगे। इससे जो मोमेंट क्रिएट होगा इसी को हम क्या कहेंगे, बेंडिंग मूव। बेंडिंग मोमेंट क्रिएट। और ये बेंडिंग मोमेंट उतना ही होगा जितना इस वेट से मोमेंट क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्लियर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देख रहे हैं हम टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेन मान लेते हैं एक ये रेक्टेंगुलर बार है, इसका न्यूट्रल पॉइंट है या न्यूट्रल प्लेन है। जब मैंने इसको बेंड किया तो ये कुछ ऐसे हो गई, न्यूट्रल प्लेन ऐसे रहा, ठीक। अब अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ कुछ भी थी, जो भी इसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल मान लो, ठीक है। इस ये जो तुम्हारा न्यूट्रल प्लेन है इसकी भी लेंथ एल ही रहेगी, कि ये न्यूट्रल, इसमें कोई इलांगेशन नहीं। अब हम इस न्यूट्रल प्लेन से जेड हाइट ऊपर एक और प्लेन मान लेते हैं, तो मान लेते हैं एक और प्लेन है जो यहाँ से जेड हाइट ऊपर। अब अगर हम दो पॉइंट्स मान लेते हैं, इस पे दो पॉइंट थे ए और बी, ए बी, वो दो पॉइंट इस पे भी रहे होंगे ए और बी, ठीक। अच्छा, जब ये ऐसे बेंड हुई होगी कुछ, मान लेते हैं थीटा एंगल पे ये बेंड हुई, ये ए जो पॉइंट है वो मान लो यहाँ पे ए डैश से रिप्रेजेंट हो रहा है, और बी जो पॉइंट है वो बी डैश से, ठीक। यानी कि अगर ये जब बेंड नहीं हुई थी तो ये जो प्लेन था जो कि जेड हाइट ऊपर था, इसमें ए डैश यही था और बी डैश यही था। यानी कि जब ये बेंड नहीं हुई थी तो ए डैश और ए बी बराबर थे, ठीक है। जब ये बेंड नहीं हुई थी ए डैश और ए बी क्या हुए थे, बराबर थे। लेकिन जब ये बेंड हो गई है तो ये जो ए डैश बी डैश है ना, ये ज़्यादा होगी ए बी से, होगी कि नहीं। तो जो ए डैश बी डैश माइनस ए बी जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ हो जाएगा, अब देखो, अगर हम ए डैश बी डैश निकाले तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जब ये बेंड हुई है तो ये आर रेडियस में, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये बेंड हुई, ठीक है। तो अगर हम इस, भाई ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, अगर ये एंगल थीटा हो रेडियस और ये आर हो, हाँ, और ये एस हो, एस इक्वल टू आर थीटा होगा। इस फॉर्मूले से अगर हम ए डैश बी डैश निकाले तो आएगा आर प्लस जेड इंटू थीटा आएगा, माइनस, और ए बी जो आएगा वो आर थीटा आएगा। तो जो चेंज इन लेंथ आया डेल्टा एल आया जेड थीटा केवल सॉल्व करके, आर थीटा प्लस जेड थीटा माइनस आर थीटा कट के जेड थीटा, ठीक। तो अगर हम टेंसाइल स्ट्रेन निकालें, क्योंकि यहाँ पे इलॉन्गेशन हो रहा है ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेन अगर हम निकालें, टेंसाइल स्ट्रेन जो आएगा वो डेल्टा एल बाई ओरिजिनल लेंथ एल, डेल्टा एल था जेड थीटा और ओरिजिनल लेंथ एल कितना था, तो ओरिजिनल लेंथ एल जो है वो ए बी के बराबर था। हाँ, ध्यान से देखो तो ओरिजिनल लेंथ यही है, ए बी का आर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आर थीटा लिख सकते हैं, थीटा थीटा कट गया तो जेड बाई आर आया। तो यही मैंने पहले ही ये बात बोली थी कि जैसे जैसे हम न्यूट्रल पॉइंट से ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो स्ट्रेन जो होगा वो इंक्रीज होगा, और जो न्यूट्रल प्लेन है उस पर स्ट्रेन जीरो रहेगा, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया टेंसाइल स्ट्रेन जो कि जनरेट होगा किसी बीम को बेंड करने पे, ठीक है। तो अगर हमें जेड हाइट ऊपर या जेड हाइट नीचे टेंसाइल स्ट्रेन निकालना है, हो जाएगा जेड बाई आर, आर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा जिसमें ये रॉड बेंड होगी। और जेड क्या होगा, जेड यहाँ पे न्यूट्रल प्लेन से कितने ऊपर हम
टेंसाइल स्ट्रेन देखना चाह रहे हैं। निकाल समझ अगर हमें मान लो कि एक रॉड दे दी जिसकी थिकनेस है 4 सेंटीमीटर, पूरी थिकनेस 4 सेंटीमीटर है, और उसने हमसे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन पूछा, तो उस केस में हम जेड जो है लेंगे वो 4 का आधा, यानी कि 2 लेंगे, 2 क्योंकि हम सेंटीमीटर सेंटर से लेंगे ना, समझ और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन ऊपर वाले पार्ट पे होगा। ठीक है, हाँ समझ ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एंटी क्लास्टिक कर्वेचर। क्या है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बीम, अब जब हम इसको बेंड कर रहे हैं एक पॉइंट से, जैसे जब हम इसको यहाँ पे फिक्स करके यहाँ पे मान लेते हैं हम इसको है फिक्स सपोर्ट पे लगा दे, और यहाँ पे हम इस पे वेट लगाएं, तो क्या हो रहा है, वेट लगाने पे हमने देखा कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो इलोंगेट कर रहा है। ठीक है ना, ऊपर वाला पार्ट क्या कर रहा है, इलोंगेट कर रहा है, ये इलोंगेट करता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, कंप्रेस होता है, कंप्रेस होता है ये वाला पार्ट। ठीक है ना, कंप्रेस। अच्छा देखो, अब अगर हम पॉइजन रेशियो को कंसीडर करें, तो पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हमने ये देखा था कि देखो, जब कोई चीज़ इलोंगेट होगी, जैसे मान लेते हैं ये चीज़ है, जब ये इलोंगेट होगी इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में ये क्या होगी, कंप्रेस होगी ना भाई। इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कोई चीज़ इलोंगेट होती है उसके अपोजिट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो क्या होती है, कंप्रेस होती है। तो अगर ये वाला पार्ट ओवरऑल इलोंगेट हो रहा है, ये ऊपर वाला सरफेस इलोंगेट हो रहा है, तो यहाँ पे एक कंप्रेशन जनरेट होगा, है ना, हेलो, होगा। और नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या कर रहा है, वो कंप्रेस हो रहा है, तो जो नीचे वाला प्लेन होगा उसमें क्या होगा, इलोंगेशन, बिल्कुल नीचे वाला जो प्लेन है उसमें क्या होगा, इलोंगेशन जनरेट होगा। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब ये जो बीम है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की ओर कंप्रेशन हो रहा है। अब जिधर कंप्रेशन होता है उधर की ओर बॉडी बेंड करती है, जैसे एक मिनट, जैसे ये, अगर मान लो हम ये प्लेन है, अगर हम इसको ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कर्वेचर नहीं बन रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, ऐसा कर्वेचर ऊपर की डायरेक्शन बन रहा है। ठीक, तो जब यहाँ पे कंप्रेशन होगा तो एक ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे कर्वेचर बनेगा, और क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में इलोंगेशन हो रहा है तो ये इलोंगेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा नीचे की डायरेक्शन में। तो इस जब ये सारे फोर्सेस इस पे काम करेंगे तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। अब थोड़ा सा ऊपर की ओर ऐसे कर्वेचर एक जनरेट होगा, ठीक है ना, ऊपर की ओर कर्वेचर जनरेट होगा, और क्योंकि ये देखो, ये इस वाले पार्ट पे जो मान लेते हैं ये पार्ट 1 है, तो ये पार्ट 1 पे एक कर्वेचर ऊपर की ओर जनरेट हो रहा है, और ये जो पार्ट है 2, इस पे क्योंकि ये नीचे की ओर आ रहा है तो इस पे कुछ ऐसा कर्वेचर जनरेट होगा। ठीक, क्लियर हुआ कुछ, यहाँ वाले पार्ट पे ऐसा कर्वेचर जनरेट होगा और यहाँ वाले पार्ट पे ऐसा कर्वेचर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 पार्ट है इस पे इसका एक कर्वेचर का सेंटर यहाँ कहीं होगा, वो कह देते हैं, और इसकी रेडियस आर कहते हैं। और ये जो 1 पार्ट है इस पे एक कर्वेचर यहाँ जनरेट होगा ऊपर कहीं, ओ डैश कह देते हैं, और इसकी रेडियस को आर डैश कह देते हैं। ठीक है, बोलो। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे ऐसे शेप की अगर रबर हो, और रबर को आप बेंड करके देखो, ठीक है, तो वो नॉर्मली ऐसे नहीं बेंड होगी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा बेंड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 कर्वेचर जनरेट हो रहे हैं, आर डैश और एक आर, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, मतलब एक ही साइड पे नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ऐसे 2 कर्वेचर जो अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ते हों उन्हें हम एंटी क्लास्टिक कर्वेचर कहते हैं।
समझ। ठीक है। और ऐसे दो कर्वेचर अगर सेम डायरेक्शन में पड़ते होते हैं तो उन्हें क्लास्टिक, सॉरी क्लास्टिक नहीं, हाँ सिन क्लास्टिक, सिन क्लास्टिक कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में होते तो क्या आंसर, क्या नाम होता, सिन क्लास्टिक कर्वेचर। और अपोजिट डायरेक्शन में तो एंटी क्लास्टिक कर्वेचर। एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक बॉल हो, हम्म। ये वाली बॉल देखी है जो रग्बी में खेली जाती शायद, है ना। हाँ, रग्बी में थोड़े से अंडा जैसे होती है, हाँ तो ये एक्लिप्स। बॉल है। अब इस बॉल में हम ये कह सकते हैं कि एक ये कर्व मान सकते हैं, हाँ तो इस कर्व का सेंटर नीचे कहीं होगा। हाँ। और क्या हम इस पे एक और कर्व ऐसा नहीं मान सकते हैं जो ऐसे पीछे की ओर गया हो, हम्म मान सकते हैं। हम्म। तो ये जो है इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे कहीं होगा, लेकिन बस ये कि सेंटर अलग अलग होगा लेकिन सेंटर एक ही डायरेक्शन में पड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो तो ये जो मतलब ये जो भी शेप है, ओवल मान लो या एलिप्सॉइड मान लो, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें दोनों सरफेस, दो सरफेस के सेंटर एक ही डायरेक्शन में है, तो ये सिनक्लास्टिक कर्वेचर का एग्जाम्पल है। ठीक है, और हम्म यहाँ पे जो कर्वेचर जनरेट हो रहा है वो क्या है, एंटी क्लास्टिक हम्म कर्वेचर है। क्लियर है। हम्म ओके, अब देखो, अब अभी हमने देखा कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था उसका फॉर्मूला था हम्म जेड बाई आर, हम्म। और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन ये होगा हम्म तो इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा, तो लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा जेड बाई आई डैश, क्योंकि उधर रेडियस ऑफ कर्वेचर आई डैश हो रही है। और हम्म। लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, जेड बाई आर जेड होगा भैया। होगा। तो यहाँ से सिग्मा जेड का फॉर्मूला जेड बन का जाएगा जेड। आर बाई आई डैश। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हम दे दें कि लेट अस सपोज दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू एंटी क्लास्टिक सरफेसेस आर, है ना, दिस एंड दिस। अलग अलग। हाँ, हाँ। और हम कह दें कि अब बताइए इस मटेरियल का सिग्मा क्या है, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, आराम से आर अपन आर समझ डैश। में आ गया ना। हम्म तो ऐसा क्वेश्चन मतलब थोड़ा अलग नाम है एंटी क्लास्टिक और सिन क्लास्टिक, खैर पहले नहीं हमने भी सुना, लेकिन आज पढ़ा तो हम्म। याद है, देखा। ठीक है, ये सुना है पहली बार, नहीं समझ में अच्छे से आया अच्छा है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ। अगला है एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारी बीम है जो कि बेंड हुई थी। ठीक है, उसका एक पार्ट है ये, बीच में हमारा न्यूट्रल प्लेन है। ठीक है, न्यूट्रल प्लेन एनपी कह देते हैं। और इससे जेड हाइट ऊपर एक और प्लेन है। ठीक है, जेड हाइट ऊपर मान लेते हैं एक और प्लेन है। इस जेड हाइट ऊपर जो प्लेन ले रहे हैं इस पे एक स्मॉल एरिया लिए ले रहे हैं, डेल्टा ए। ओके, तो अगर हम, अभी हमने क्या किया, अभी हमने देखा मतलब टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला तो निकाल ही लिया था, तो टेंसाइल स्ट्रेन जो आया था। अच्छा एक चीज और है, इस फॉर्मूले को डराइव करने से पहले कुछ एजम्पशंस हैं हमारे, वो देख। एजम्पशंस क्या दिए गए हैं, एजम्पशंस ये दिए गए हैं कि जो अभी हमने दो सरफेस के बारे में पढ़ा, क्लास्टिक एंड एंटी क्लास्टिक, ठीक है ना। तो जो हमारा मतलब जो ऊपर की ओर बेंडिंग हो रही थी आई डैश वाली, ऊपर की ओर बेंडिंग हो रही थी ना आई डैश, यानी कि जो लेटरल स्ट्रेन आ रहा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो रॉड लेंगे, मतलब यहाँ पे फॉर्मूले में जो भी हम रॉड लेंगे उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा होगी उसके इस थिकनेस के कंपैरिजन में कह दो या इसके विड्थ के कंपैरिजन में कह दो, इतनी ज़्यादा होगी कि जो लेटरल स्ट्रेन है वो इतना मिनिमम होगा या ना के बराबर होगा, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब हमने समझने के लिए ये समझ लिया कि हाँ एक लेटरल स्ट्रेन होता है जिसकी वजह से आर डैश कर्वेचर जनरेट होता है, और एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है जिसकी वजह से आर कर्वेचर जनरेट होता है। लेकिन हम यहाँ पे आर कर्वेचर वाले पे ही जो बेंडिंग हो रही उसी को के रिगार्डिंग फॉर्मूला निकालेंगे, आर डैश वाले पार्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। और ये इस और आर डैश कंसीडर ना करने के लिए हम कौन सी रॉड लेंगे, तो हम ऐसी रॉड्स लेंगे जिनकी लेंथ कंपेरेटिवली उनकी अदर टू डायमेंशंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा है। ठीक है, ताकि जो लेटरल स्ट्रेन क्रिएट हो उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो और हम उसको ना लें। ठीक है, तो ये हमारा मतलब पहला एजम्पशन रहेगा। और दूसरा, बाकी एजम्पशन ऑब्वियस हैं
कि अगर हम मटेरियल को मतलब मटेरियल पे कोई वेट या फोर्स लगा रहे हैं तो उसको उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब टेंसाइल जो मतलब उसकी स्ट्रेंथ होती है उसी के अंडर लगा रहे हैं, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं जा रहे, यानी कि हमारा जो हम्म इलास्ट स्ट्रेन स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व था, है ना, तो उसमें हम्म जो इलास्टिक लिमिट्स थी उसी में हम रह रहे हैं, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेन जो आया था, अभी हमने निकाला था टेंसाइल स्ट्रेन कितना आया था, Z बाई आर आया था। अब यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस, यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा अपॉन स्ट्रेन जो कि है Z बाई आर, स्ट्रेस जनरेट होगा जाएगा बाई Z बाई आर। तो जो फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि हम स्मॉल एरिया ले रहे हैं, तो जो स्मॉल एरिया पे फोर्स जनरेट होगा डेल्टा एफ, वो होगा हम्म बाई Z बाई आर इंटू डेल्टा ए। क्यों, क्योंकि हम स्मॉल फोर्स ले रहे हैं, तो इस भाई स्ट्रेस का हाँ हाँ फॉर्मूला समझ फोर्स गया अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेस की जगह डेल समझ एफ अगर हम देखें तो स्ट्रेस की जगह डेल एफ बाई डेल ए तो लिखेंगे, हम्म तो अगर हम डेल एफ निकालेंगे तो ये आ जाएगा बाई जेड बाई आर इंटू डेल ए। हम्म तो जो टोटल फोर्स आएगा, अच्छा नहीं, पहले इंटीग्रेट करना हम पड़ा हमने फोर्स निकाल लिया, अब हम मोमेंट निकालेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट जो निकालेंगे, है ना, आर इंटू बेंडिंग मोमेंट या ये कह दो स्मॉल बेंडिंग मोमेंट जो निकालेंगे, क्या होगा, ये जो डेल्टा एफ है ये कितनी हाइट पे लग रहा है इंटू जेड हाइट पे लग रहा है, ठीक है। तो जो स्मॉल बेंडिंग मोमेंट आएगा आएगा बाई जेड अमन स्क्वायर डेल्टा ए पर आर अमन आएगा, अमन ठीक है। अमन हाँ, क्या हुआ, जेड क्रॉस डेल्टा एफ लिखना ज़्यादा सही रहेगा। क्या कह रहे हो। जेड क्रॉस डेल्टा एफ लिखना ज़्यादा सही रहेगा। हाँ ठीक है, डेल्टा जेड क्रॉस डेल्टा एफ लिख दे, मतलब हम यहाँ पे वेक्टर नहीं लिख रहे ना, तो हम ऑर्डर पे ध्यान नहीं दे रहे, बस हम ये कह रहे हैं अच्छा फोर्स और जेड मल्टीप्लाई हुए। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, जेड हाइट पे ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्लेन है ना, और अलग अलग हम्म प्लेन पे जो स्ट्रेन क्रिएट हो रहा होगा वो अलग अलग होगा पीछे देखा, तो इसलिए हम एक हम्म आर्बिट्रेरी प्लेन पे जो है मोमेंट निकाल रहे हैं, और फिर उसको टोटल बीम के लिए क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, ठीक या सम कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉल पोर्शन ले रहे हैं तो सम कर लेते हैं। तो जो टोटल बेंडिंग मोमेंट आएगा इसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई बाई आर, है ना, डेल्टा जेड स्क्वायर सिग्मा जेड स्क्वायर डेल ए, ठीक है। लो, हम्म अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आया, यहाँ पे ये जो सिग्मा जेड स्क्वायर डेल ए है तो हम कहते हैं आई जी, क्या कहते हैं, आई जी। आई जी है हमारा ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई जी हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई। आई जी हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला बनेगा वाई आई जी पर आर, क्लियर है। तो हम्म बेंडिंग मोमेंट को केवल एम से इन्होंने डिनोट किया, तो हम भी एम से ही डिनोट किया, तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला बना एम इक्वल टू वाई आई जी ओवर आर, ठीक है। अब ये जो आई जी है ये क्या है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हमें सिर्फ दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखने हैं ज्योमेट्रिकल, हर शेप का नहीं याद रखना है। एक, अगर हमारा जो बार है वो रेक्टेंगुलर है तो आई जी की वैल्यू क्या होगी, और अगर हमारा बार सिलेंड्रिकल है तो आई जी की वैल्यू, तो वो दो फॉर्मूला भी लिखे दे रहे हैं, इसको नोट कर लो, वही दो याद ठीक रखने हैं, ठीक है। ठीक तो यहाँ पे अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का बार है, मतलब हमारे पास एक बार है लंबा सा, ठीक है, इसकी लेंथ कुछ भी है लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक। तो अगर ये रेक्टेंगुलर है इसकी विड्थ बी मान लो, और देखो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, पी डी क्यू बाई 12 आया है, ठीक है, हम्म इस पे ध्यान देना है। जैसे रेक्टेंगुलर बार है, ठीक, तो लेंथ तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे है ही नहीं फॉर्मूले में कहीं, अब बचा बी और डी, तो बी किसको मानेंगे डी किसको मानेंगे, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, हम्म उसके डायरेक्शन में जो होगा उसी को डी मानेंगे, मतलब अगर ये 2 और ये 3 दिया है तो डी 3 होगा, लेकिन अगर इसी रॉड को हम ऐसे रख दें, मतलब पलट के, ठीक है, तो फिर इस डायरेक्शन मतलब अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होता, ठीक है,
तो ये वाली जो पार्ट है ये क्या हो जाती, ये डी हो जाती। ठीक है, समझ में बात की नहीं आई? तो ये जब फॉर्मूला लगाएंगे बी डी क्यू बाई 12, तो जो डी मानेंगे वो उसको मानेंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो। ठीक है, तो आई जी क्या है, यहाँ पे हमने अभी बताया कि आई जी हमारा ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और हम्म, इस ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, अगर आपके पास क्रॉस सेक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर है तो बी डी क्यू बाई 12 होगी, और अगर आपके पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो पाई आर की पावर 4/4 होगी। इसकी यूनिट याद रखना, मीटर की पावर 4 है, और अगर हम डायमेंशन पूछें तो एल की पावर 4। ठीक है, इसके भी यूनिट यूनिट में एक आध क्वेश्चन बन सकता है कि ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट और डायमेंशन क्या यूनिट। हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला आया है वो वाई आई जी बाई आर आया है। तो वाई आई जी बाई आर, बाई आर। तो ये जो वाई आई जी है इसको एक साथ मिला के एक नया नाम इन्होंने का नाम दिया है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सुरल, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है ना? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की तो क्या कहा है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, तो एम का फॉर्मूला हो जाएगा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी रिजिडिटी बाई आर। बाई आर। ठीक है, ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की भी यूनिट और डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखो क्वेश्चन हमेशा वैसे ही बनता है जो ना सुना हो। ठीक है, हाँ। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी सुन रहे हैं और टाइम कांस्टेंट सभी जानते हैं। ठीक है, जो नया होगा कुछ उसी का ही यूनिट वगैरह पूछा जाता है ताकि वो दिमाग में आए ना जल्दी। तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी वाई इंटू आई जी होती है। ठीक है, तो इसका यूनिट और डायमेंशन जो भी बनेगा वो ये आप निकाल सकते हैं। भाई वाई का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन होता पर है। मीटर स्क्वायर होता ही है, हाँ, और ये तो मीटर की न्यूटन पावर 4 हो मीटर गया तो स्क्वायर हो इसका जाएगा। यूनिट तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हम्म। ठीक है, और अगर हम वो निकालना चाहे डायमेंशन तो डायमेंशन भी बन जाएगा। हम्म। ओके, तो अमन, तो ये एक पार्ट छोटा सा बेंडिंग क्वेश्चन मोमेंट हो और गया। है। अब इसका एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं तो ये पूरा खत्म। अमन। तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो क्या कहा गया है कि दो रॉड्स। अच्छा पहले इसमें डेविएशन पूछा गया है, डेविएशन का जो या डिप्रेशन का पूछा गया है। तो जैसे हम अभी क्या कर रहे थे, ये रॉड थी हमारी पहले, और जब इस पे वेट लगा रहे थे तो क्या कर रही थी, रॉड बेंड हुई जा रही थी, नीचे आई जा रही थी। ठीक है, डब्ल्यू वेट लगाने पे, तो ये जितना नीचे आ रही है, हम्म। मान लेते हैं वाई हाइट नीचे आ रही है। ठीक, तो ये जितना नीचे आ रही है इसी को डिप्रेशन कह रहे हैं। इसी को क्या कह रहे हैं, डिप्रेशन कह रहे हैं। तो ये डिप्रेशन। डिप्रेशन को वाई कह सकते हैं या डेल्टा कह सकते हैं, डेल्टा। अब ये डिप्रेशन का फॉर्मूला जो है वो ये है। कैसे ये फॉर्मूला बना है, देखो फॉर्मूले के डेरिवेशन में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हम शॉर्टकट में बता देते कि बना कैसे है। जो एम का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था बेंडिंग मोमेंट का, वो था वाई आई जी ओवर आर। ठीक है, अब आर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर समहाउ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स डिस्टेंस दूरी पर जो डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है वो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वाई है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, इस आर का फॉर्मूला जो कि डी टू वाई बाई डी एक्स के टर्म में है रख के, और फिर दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं इंटीग्रेट। टू फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स। और फिर क्योंकि हम पूरी रॉड के लिए निकालेंगे तो जब हम वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो एक्स की जगह बाद में लेंथ ऑफ द रॉड आ जाएगा। बाद में वाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ रॉड आ जाएगा। लेंथ ऑफ। जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बच जाएगा। ठीक है, तो हम सीधे फॉर्मूले को ही यूज कर रहे हैं यहाँ। ओके, ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास दो रॉड्स हैं, एक रॉड है इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और एक और रॉड है इसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है। दोनों का लेंथ सेम है एल, इसका स्क्वायर है मान लो तो इसकी साइड ए है, इसका रेक्टेंगुलर है आर है। ठीक है, अच्छा दोनों का वेट सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है, यानी इसकी डेंसिटी जो भी है वही डेंसिटी इसकी भी है और वेट भी सेम है। ठीक है, सेम वेट सेम।
तो इन्होंने कहा है कि दोनों पे जो वेट लटकाएंगे वो कितने वो रेशियो कितना? होना चाहिए, मतलब इस पे वेट मान लो W1 लटका दें, इसका वेट, इस पे जो वेट लगा है W2, इस हिसाब से W1 और W2 का रेशियो निकालना है कि दोनों में जो डिप्रेशन क्रिएट हो वो सेम हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पे ना R दिया है ना A दिया है, तो पहले हम R और A में रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द कंडीशन दैट मास एंड डेंसिटी सेम। ठीक है, वेट सेम है, तो वेट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब क्योंकि डेंसिटी। सेम मटेरियल है तो डेंसिटी दोनों तरफ से कट जाएगी, यानी वॉल्यूम सीधे सीधे दोनों का बराबर है। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एल, और एल। इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए स्क्वायर एल एल। होगा। तो यहाँ से आर की, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर अपॉन पाई, या ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, जरूरत पड़ने तो इसको करेंगे। ठीक है, यानी एरिया क्रॉस सेक्शन मतलब सेम ही आ गया है। हाँ, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, इस फॉर्मूले को लगाते हैं, तो डेविएशन दोनों तरफ से सेम है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 बराबर है। तो डेल्टा 1 के लिए फॉर्मूला होगा W1 एल क्यूब W1 अपॉन 3 एल बाई आई। जी। अब आई जी, यहाँ पे IG1 होगा, है ना, या IG1 ना लिख हाँ के आई सीधे जी सीधे वन कर, I1 लिख आई देते जी। हाँ ठीक है, वो भी सही है। हैं, I1। तो यहाँ पे W2 एल एल क्यूब क्यूब अपॉन 3 थ्री बाई वाई। I2। अब देखो y क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी शेप और उस पर तो डिपेंड करता नहीं है। करता नहीं है। ठीक है, तो अगर इसलिए मटेरियल सेम यहाँ है तो पे सेम ही दोनों के लिए होएगा। y रहेगा। हम्म। ठीक है, तो बाकी सब कट जाएगा, यहाँ पे W1 अपॉन W2 का जो रेशियो आएगा, ठीक है, वो I1 बाई I2 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें I1 और I2 याद होने चाहिए जो पीछे बताए थे। तो हम्म। इसके लिए था पाई आर की पावर 4 अपॉन 4 भी था, हाँ 4 था, पाई पाई आर आर की स्क्वायर। पावर 4 अपॉन पाई 4। आर की पावर 4/4। और इसके लिए क्या था, इसका था BD³/12। अब तो B यहाँ पे A है और D हम्म। भी A है, दोनों चीज़ें A है, ए हम्म। क्यूब बाई 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/4, 3 × 12, 3 पाई आर की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4, इसको हम आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 पाई, और आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा जल्दी में मैंने कैपिटल आर लिख दिया, स्मॉल आर है। आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1/पाई थी, 1/पाई हम्म। स्क्वायर आ जाएगा, यानी आ जाएगा 3/पाई रेशियो। ठीक है, 3/पाई, या उल्टा निकाले तो पाई/3। ठीक हम्म। है, तो इसमें बस हमने ये जो है डिप्रेशन का फॉर्मूला डेराइव नहीं किया है, लेकिन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो ये कर, तो इससे ये पता चल रहा है कि अच्छा कुछ नहीं याद आएगा तो इतना तो याद ही रहेगा कि डेविएशन एल क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आई जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, हम्म। फॉर्मूला वैसे याद ही रखना है, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो ही डेविएशन जल्दी आएगा। हम्म। ओके, तो ये हो गया हमारा खत्म। अब हम फ्लूइड डायनेमिक्स शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंड ठीक। करें। ओके।